नमस्कार, मैं सुनीता मिश्रा। आज जो विषय दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास द्विवेदी युग की कवि कवियत्रियों के बारे में, मैं इसमें 2 शब्द कहना चाहूँगी। जो विषय है आज का कि द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक माना जाता है। इसका नाम आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा, जो उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इस युग की मुख्य पहचान खड़ी बोली, आशीर्वाद, नीति उपदेश और राष्ट्रीय भक्ति, सरल भाषा और संस्कृत निष्ठा की थी। जिन्होंने द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के नाम बताए, मैथिली शरण गुप्त जो उपनाम राष्ट्र कवि थे। प्रसिद्ध रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर पर थी। विशेषता उनकी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया गया। राम और सीता के माध्यम से आदर्श, त्याग और नारी की महिमा को दर्शाया गया। दूसरे नंबर पे हमारे आदरणीय आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी, जिन्होंने प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली में पहला महाकाव्य माना जाता है। विशेषता कृष्ण भक्ति और प्राकृतिक चित्रण है। भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। तीसरे नंबर पर नाथूराम शंकर जी आते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना श्रृंगार लता थी। विशेषता नीति है, उपदेश के सामाजिक सुधार पर जोर दिया था। चौथे नंबर पर राम नरेश त्रिपाठी जी आते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न। विशेषता काव्य गीत के क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोक जीवन के राष्ट्रीय चेतना को दर्शाया उन्होंने। 5वें नंबर पर लोचन प्रकाश पांडे जी हैं। प्रसिद्ध रचना हृदय की झनकार उन्होंने व्यक्त की। विशेषता भक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत थे। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रविष्टियां जो हैं, आदर्शवाद, कविता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं नैतिक शिक्षा था। राष्ट्रभक्ति, विदेश शासन के खिलाफ चेतना जगाना था। भाषा संस्कार, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रतिष्ठित किया। संस्कृत निष्ठ शैली उनकी थी। तमस शब्दों का प्रयोग अधिक। द्विवेदी युग को सुधार युग भी कहते हैं, क्योंकि इसे साहित्य को सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को जोड़ा गया था। किसी एक कवि की गहराई पर से चाहिए तो द्विवेदी युग की किसी खास प्रविष्टि पर हम एक चर्चा आप सभी के बीच रखना चाहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास द्विवेदी युग के कवि की एक जो कविता थी सभी की, 20वीं सदी के द्वार पर खड़ी बोली आई, सरस्वती के आंगन में नई अलख जगाई। आचार्य द्विवेदी का युग कहलाया, भाषा संस्कृति संस्कार आदर्श को है सजाया। मैथिली शरण गुप्त के ने जो संकेत रच डाला था उस पर है, यशोधरा के आंसू में त्याग दीप जलाया, भारत भारती गाकर राष्ट्र को झकझोरा। राष्ट्र कवि कहलाकर हर दिल को बसेरा दिया। हरिओम जी ने जो पंक्तियां थी उनकी, हरिओम जी ने प्रिय प्रवास की बंसी बजाई, राधा कृष्ण के विरह में करुण बरसाई, संस्कृति की मिठास खड़ी बोली में घोली, काव्य की धरती पर नई परंपरा की बोली। शंकर ने नीति के मोती फिरोए थे। त्रिपाठी जी ने पथिक बनकर देश के गीत गाए। लोचन पांडे ने हृदय की झनकार सुनाई, देशभक्ति धर्म की लौ है जगाई। न खड़ी बोली न कमज़ोर रही, न ब्रज भाषा की बेड़ी उस तोड़ सकी। द्विवेदी युग ने सिखाया ये पाठ, साहित्य बने समाज का साथ। एकता नीति राष्ट्र का नारा था, कविता का एक मकसद सुधार का ही सहारा था। आज भी जब इतिहास पलटते हैं, द्विवेदी युग के दीपक हरदम दमकते हैं। 1700 से 1900 तक की रीतिकाल की मैं बात करूं तो रीतिकाल का जो इतिहास रहा है, यहाँ पर रीतिकाल के अलंकार युग में श्रृंगार युग भी कहते हैं, अलंकार युग कहें या श्रृंगार युग कहें, और मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे छोटे राजाओं का शासन इस काल की पृष्ठभूमि थी। रीतिकाल की 3 धाराएं थीं। रीतिबद्ध कवि रीति ग्रंथ लिखकर काव्य के नियम बताए। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते। चिंतामणि काव्य विवेक। मतीराम जी ने रस राज, ललित ललताम, श्रृंगार रस के सिद्ध कवि। और साथ ही साथ
रीति सिद्ध कवि जो यहाँ पे लिखा है मैंने, रीति के अनुसार लिखा पर लक्षण ग्रंथ नहीं बताए। बिहारी बिहारी सतसई 719 दोहे, यानी एक एक दोहे में पूरा रस, गागर में श्रृंगार, करुण रस, सेनापति प्राकृतिक चित्रण के लिए अधिक प्रसिद्धि, रीति मुक्त कवि के बंधन की मुक्ति, छंद प्रेम की भक्ति और प्रेममय श्रृंगार, घनानंद प्रेम की पुकार के कवि सुहाजनित हुए, बोधा विरह बारिश हुए, आलम केली ठाकुर लोक जीवन के प्रेम के नीति दिए। रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मैं आप सभी के बीच रखती हूँ। रीतिकाल की विशेषताएं: श्रृंगार प्रधान, नायक नायिका भेद, नख शिख वर्णन, पट ऋतु वर्णन। हमेशा एक नई श्रृंगार का जो भक्ति होता है, जो इस श्रृंगार रस में डूबी हुई मधुर वाणी होती है, वो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अलंकार और चमत्कार की भाषा को पंडित दिखाना मुख्य लक्षण होते हैं। जो एक पंडित जी के माध्यम से हमें एक नया अलंकार मिलता है। जब हम छोटा बड़ा कखारा पढ़ते हैं तो स्कूल में जब हमें सिखाया जाता है आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, वो अलंकार यहाँ पे शक्ति और भक्ति के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति का श्रृंगारी रूप होता है। राधा कृष्ण की प्रेमी प्रेमिका के रूप के बारे में होता है। राधा कृष्ण की अलौकिक कथा के संक्षिप्त में मैं कुछ पंक्तियाँ आप सभी के बीच रखना चाहूँगी। जो चाहो कान्हा लिख डालो, है कोरा कागज दिल मेरा, मुरलीधर तुम ब्रजवासी हो, तुम क्या जानो ब्रज दिल तेरा। जिस पनघट पर खेले हो तुम, उस पर जाकर खो जाती हूँ, एक बार दोबारा आ जाओ वृंदावन की रज दिल मेरा। कथानक हूँ किसी का मैं, वही मेरी कहानी है। संक्षिप्त परिचय में मैं कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती हूँ यहाँ पे। कथानक हूँ किसी का मैं, वही मेरी कहानी है, सदा ही प्रीत में होती समर्पण की निशानी है। नियत के फैसले अब तक समझ पाया नहीं कोई, बनी है राधिका प्रेयसी, रुक्मणी राज रानी है। अंतर दोनों में ये था, दोनों ही कृष्ण से प्रेम करती हैं। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, कैसे भक्तिमय हुई। सीता जी ने कैसे राम जी से प्रेम किया, सबकी अपनी भक्ति अपना प्रेम था। और कृष्ण जी की जो मैं यहाँ पे चुनौतियाँ लेकर आई हूँ, जो साहित्य काल की कला की एक युग को कहा जाता है, जहाँ रुझान एक कविता के माध्यम से सुधार और त्रुटि ना होने पर एक संभव सजावट दिखाई गई है। वो सजावट हमारी यहाँ पे दिखी है जो कृष्ण और राधा के प्रेम की ही दिखी है, जहाँ पे एक वृथा लिखती हूँ, एक नया संगीत लिखती हूँ, प्रेम में राधा की मैं प्रीत लिखती हूँ। वहाँ पे एक जो सजावट मैंने दिखाई है, छोटे से शब्दों को मैं बयां करना चाहूँगी यहाँ पे रचनाओं के माध्यम से, कि वहाँ पे कृष्ण जी का प्रेम राधा जी को मिला। राधा जी रुक्मणी राजरानी यानी उनकी प्रेयसी तो वो थी, लेकिन राधा जी आज भी ये सोचते रहें कि मुझे जीवन संगनी जैसा प्रेम नहीं मिला, और जीवन संगनी यानी रुक्मणी जी सोचती रहें कि मुझे राधा जैसा प्रेम नहीं मिला। पर दोनों का प्रेम अटूट था, अनुपम था, श्रृंगार से भरा हुआ था और अनुपम जोड़ी थी। लेकिन बस फ़र्क इतना था कि राधा जी ने प्रेम को पाया नहीं, रुक्मणी जी ने अपने प्रेम को पा लिया। बस यही फ़र्क था इसमें। चलिए मैं आगे कुछ रचनाएं जो द्विवेदी युग महादेवी वर्मा जी की हैं और सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत निराला जी त्रिपाठी जी हैं, जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो मैं विशेषताएं बताती हूँ। प्रमुख छायावादी कवि 4 स्तंभ हैं जो हमारे। पहला स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी, रचनाएं
कामा यानी असु, लहर, विशेषता, दर्शनीयता, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक और मानवता का संबंध भी जोड़ा गया है। सूर्यकांत निराला जी का जो रचनाएं हैं, परिमल, अनामिका, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा दर्शाई गई है। विशेषता उनकी है क्रांति, विद्रोह, मुक्त छंद, सामाजिक चेतना। तीसरे नंबर पे मैं जाती हूँ तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनकी प्राकृतिक विशेषता दर्शाई गई हैं। पल्लव, वीणा ग्रंथि, विशेषता प्राकृतिक सौंदर्य, कोमल भाव, प्राकृतिक का सुकुमार कवि। पांचवें नंबर पे मैं आती हूँ, चौथे नंबर पे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं जो थी, यामा, निहार, रश्मि, विशेषता विरह, पीड़ा, रहस्यवाद, आधुनिक मीरा, जिनके माध्यम से नंबर 2 प्रयोग 1943 से 1953 तक है। तारस तक 1943 से अजय के संपादक में छुपा, यही से प्रयोगवादी शुरू माना जाता है। इसमें पुरानी परंपराएं तोड़कर नए विषय, नई भाषा, नए प्रयोग को यहाँ पे जताया गया। प्रमुखवादी के कवि तारस के 7 कवि थे, जिनका मैं नाम बताती हूँ। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नैमी जैन जी, भारत शरद भूषण अग्रवाल जी, प्रभाकर माचवे जी, गिरजा कुमार माथुर जी, रामविलास शर्मा जी। इनके बाद धूमिल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, दुष्यंत कुमार भी इसी धारा में जुड़े, जो कि छायावादी, एक छायावाद प्रयोगवाद के भी जो मैं आसान फ़र्क हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। भावुकता, सौंदर्य, रहस्य। प्रयोगवाद में आता है भौतिकता, बौद्धिकता, यथार्थ एवं संशय। छायावाद में प्राकृतिक प्रेम देश में आया है, प्रयोगवाद में आया है, आंसर देती हूँ, आम आदमी, नगर, जीवन, टूटन। संस्कृत निष्ठ में आया है, जो छायावादी में है वो आया है लाक्षणिक में। आम प्रयोगवाद का आंसर दे रही हूँ, आम बोलचाल, नए बिंब, नए स्तर से रखे हुए कला के छंद। छायावादी चौथे नंबर कला और कला के लिए जो माध्यम से है, कला जीवन के लिए एक नया उपहार, संक्षिप्त, मन को टटोलना। छायावाद में, प्रयोगवाद में समाज को परखना, किसी भी कवि को एक नया आकार देना। हमारे सतयुग के और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के जो आज के कवि हमारे उत्पन्न होते हैं, वो सिर्फ समय के साथ लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। मैं भी लिखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हम कापियाँ भर देते हैं, लेकिन उसको समझाने की सही दिशा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से मुझे अर्जुन जी ने 3 संचालन में ये कहा था कि सुनीता जी, आपका संचालन तो वाकई बेहद खूबसूरत रहा, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन कभी कभी त्रुटियां हमसे भी होती हैं। और अब लास्ट में मैं आपको एक द्विवेदी युग की खास बात बताती हूँ। मैत्री शरण गुप्त जी हैं, अयोध्या सिंह प्रसाद हैं, हरिओम जी, नाथूराम शंकर जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ भक्ति प्रेम, कवि, छंद, रचनाएं, अलंकार के माध्यम से एक नई दी है और हमें ये सिखाया है कि हमें अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उसको नया पीढ़ी देने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को लिख लिख कर उसे आगे बढ़ाना होगा। साथ ही साथ ये करना है कि जब हम उसे लिखते हैं तो एक बार उसे पढ़ना होगा, तभी हम अपने माध्यम से आगे काम कर पाएंगे, उसको एक नए समय सारणी के हिसाब से दे पाएंगे। मैंने कई बार जब संचालन किया तो मैंने कई बार देखा कि उस पर सब जुड़ते चले जा रहे हैं। समय का किसी के पास प्रभाव ही नहीं है, समय किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, बोलते जा रहे हैं। जो हमारे कवि थे त्रेता, द्वापर, कलयुग के जो आज कवि हैं, वो भी मिनट, टाइम, समय का
प्रभाव होता है, अभाव होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते चले जाते हैं। उसी चीज़ को इन सभी कवियों, द्वापर और द्विवेदी युग के कवियों के माध्यम से ये दर्शाया गया, इसे किया गया है कि एक नया आकार हम दे सकें। तो हमें सभी कवियों की रचनाओं को पढ़ना है, चाहे वो प्रेममय हो, भक्तिमय हो, श्रृंगार रस में हो, किसी भी विधाओं पर लिखी हुई हो। मैं भी हर विधा पे लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी हमारी पंक्तियाँ बोल तो मैं जाती हूँ पर लिखते वक्त हमसे मिस्टेक हो जाती है, फिर उसको छोड़ देती हूँ, फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए लिखती हूँ, समझती हूँ, तभी हम आगे। कवि या कवित्री होना आसान तो है, पर उसे सुधार करना, उसे लय सुर ताल में लाना, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहीं पर मैं अपनी द्विवेदी युग की, त्रेताओं की और कवियों की बात ख़त्म करते हुए मैं आगे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने जो त्रुटियां हैं उसे बार बार देखिए। कोई और हमें विश्वास दिला रहा है, बता रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और आने वाली जब पीढ़ियों को हम बताते हैं, कविताएं पढ़ाते हैं, आ और अंक की मात्रा बताते हैं, तो उस पर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनीता मिश्रा, कवयित्री एवं लेखिका, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और आप सभी के बीच में बहुत जल्द मंच पर उपस्थित होने वाली हूँ। कई मंचों से मुझे बुलाया भी गया है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो भी परेशानियाँ हैं वो माता रानी दूर करें और हम सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें। प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।